दुबई का नाम सुनते ही जहन में चमकती इमारतें इमारतें, बुर्ज खलीफा की बुलंदी, सोने की मंडियां और लग्जरी गाड़ियों के मनाजिर घूम जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे क्या हकीकत छुपी हुई है? आज मैं आपको दुबई की वो कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 838 मीटर की बुलंदी पर खड़ा यह शाहकार हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। लोग यहां आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और ये सोचते हैं कि कितना शानदार शहर है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि इस इमारत को बनाने वाले कौन थे, वो लोग कहां हैं आज, उनके साथ क्या हुआ। जब ये इमारत बन रही थी तो हजारों मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। ये मजदूर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन से आए थे। उनके ख्वाबों में एक बेहतर जिंदगी थी, अपने खानदानों के लिए पैसे कमाने की उम्मीद थी। उन्हें बताया गया था कि दुबई में अच्छी तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए अच्छी जगह होगी और वो अपने घर वालों को खुश कर सकेंगे। लेकिन जब ये लोग दुबई पहुंचे तो उनकी जिंदगी का वो सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर उतरते ही इनके पासपोर्ट ले लिए गए। जी हां, आपने सही सुना, इनके पासपोर्ट इनकी कंपनियों ने रख लिए ताकि ये लोग भाग ना सके। अब ये मजदूर कैदियों की तरह थे, ना घर जा सकते थे, ना कोई और नौकरी ढूंढ सकते थे। इन्हें जो मुआहिदा दिखाया गया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था उससे जो उन्होंने अपने मुल्क में साइन किया था। पहले कहा गया था कि तनख्वाह 400 या 500 डॉलर होगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि सिर्फ 200 डॉलर मिलेंगे। और सबसे बुरी बात यह थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पासपोर्ट तो छीन लिए गए थे। ये लोग जहां रहते थे उसे लेबर कैंप कहा जाता है। सोचे, एक छोटे से कमरे में 8 से 10 आदमी रहते हैं। एक कमरे में सिर्फ 2 या 3 बिस्तर होते हैं और बाकी लोग फर्श पर सोते हैं। बैतुल खला और नहाने की जगह भी मुश्तरका है जहां सैकड़ों आदमी इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में जब दुबई में तपिश 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाती है तो इन कमरों में ठंडक का कोई इंतजाम नहीं होता। बिजली के पंखे होते हैं जो गर्म हवा को घुमाते रहते हैं। सुबह 4 या 5 बजे इन मजदूरों को उठा दिया जाता है, इन्हें बसों में भरा जाता है और तामीराती जगहों पर ले जाया जाता है। सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता है क्योंकि दिन में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि काम करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्हें दोपहर 2 बजे तक काम करना पड़ता है। तसव्वुर करें, 40 या 45 डिग्री गर्मी में भारी सामान उठाना, लोहे के सतून लगाना, सीमेंट उठाना। हुकूमत ने कानून बनाया है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर काम नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत में यह कानून सिर्फ कागजों पर है। बहुत सी कंपनियां इस कानून को तोड़ती हैं क्योंकि इन्हें जल्दी में काम मुकम्मल करना होता है और मजदूर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अगर इन्होंने शिकायत की तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर इनका वीजा मनसूख हो जाएगा। पानी पीने की सहूलत भी बहुत कम होती है। काम की जगहों पर ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं होता। गर्म पानी के ड्रम रखे होते हैं जिसमें से ये लोग पीते हैं। बहुत से मजदूर लो लगने से बीमार हो जाते हैं, कुछ तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन कंपनियों के पास वक्त नहीं होता कि वो इनकी मदद करे। काम जारी रखना जरूरी है। तामीर में सैकड़ों मजदूरों की जान गई। कितने लोग मरे इसका सही आदाद शुमार आज तक नहीं मिला क्योंकि हुकूमत और कंपनियां ये मालूमात छुपाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर 3 दिन में एक मजदूर मरता था। कुछ बुलंदी से गिरकर मरे, कुछ दिल का दौरा पड़ने से, कुछ गर्मी की शिद्दत से, और जो मरे उनकी लाशें उनके मुल्कों में भेज दी गईं और कोई तफ्तीश नहीं हुई। ये सब कुछ कफाला सिस्टम की वजह से मुमकिन है। कफाला सिस्टम एक ऐसा निजाम है जो खलीजी ममालिक में राइज है। इस निजाम के तहत हर गैर मुल्की मजदूर को एक कफील यानी स्पॉन्सर की जरूरत होती है।
ये कफील आम तौर पर वो कंपनी होती है जिसके लिए मजदूर काम करता है। इस कफील के पास मजदूर के तमाम हुकूक होते हैं। मजदूर इसकी इजाजत के बगैर ना तो नौकरी बदल सकता है, ना मुल्क छोड़ सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। यह निजाम गुलामी की तरह है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस निजाम को जदीद दौर की गुलामी करार दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुताद्दिद रिपोर्टें शाया की हैं जिनमें इस निजाम की मजम्मत की गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। दुबई की हुकूमत कहती है कि इन्होंने सन 2018 में इस्लाहात की और कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया। उन्होंने कानून बनाया कि अब मजदूर अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं बदला। आज भी बहुत सी कंपनियां पासपोर्ट रखती हैं। आज भी मजदूरों को धमकाया जाता है। आज भी इनकी तनख्वाहें रोकी जाती है। तनख्वाहों में ताखीर दुबई में आम बात है। बहुत सी कंपनियां मजदूरों को महीनों तनख्वाह नहीं देती। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी तो 6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। और मजदूर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें पैसे घर भेजने हैं। इनके घर में बीवी बच्चे इंतजार में हैं। उन्होंने दुबई आने के लिए कर्जे लिए हैं जो वापस करने हैं। जी हां, दुबई आने के लिए भी इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। एजेंट्स होते हैं जो लोगों से 2 से 3 हजार डॉलर लेते हैं दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर। यह रकम बहुत बड़ी होती है एक गरीब मजदूर के लिए। वो कर्ज लेता है, अपनी जमीन गिरवी रखता है या अपना घर बेच देता है, और जब वो दुबई पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि तनख्वाह बहुत कम है और उसे ये कर्जा उतारने में बरसों लगेंगे। लेबर कैंपस की हालत बहुत खराब है। ये कैंपस शहर से बहुत दूर होते हैं, दुबई के चमकते हुए इलाकों से दूर, सहरा के दरमियान में, ताकि सयाह और अमीर लोग इन कैंपस को ना देख सके। यहां पर बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। साफ पानी की कमी है, बिजली अक्सर चली जाती है, खाने का मय्यार बहुत खराब है, एक ही किस्म का खाना रोज मिलता है। बीमारी की सूरत में इलाज की कोई सहूलत नहीं है। अगर कोई मजदूर बीमार हो जाए तो कंपनी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते हैं और काम रुक जाता है। मजदूर को कहा जाता है कि आराम कर लो और कल आ जाना। अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ मजदूर इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। जी हां, ये सच है। दुबई में हर साल दर्जनों मजदूर खुदकुशी करते हैं। वो इतने मायूस हो जाते हैं कि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ना घर जा सकते हैं क्योंकि पासपोर्ट नहीं है, ना नौकरी बदल सकते हैं क्योंकि कफील नहीं देता, ना तनख्वाह मिलती है और अर्ज बढ़ता जाता है। अखबार ने बुर्ज खलीफा की तामीर पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह मजदूरों के साथ बुरा सलूक किया गया, किस तरह उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। बीबीसी ने भी इस मौजू पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिनमें मजदूरों के इंटरव्यूज दिखाए गए। उन मजदूरों ने अपनी आंखों देखी कहानियां सुनाई। एक मजदूर ने बताया कि उसे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। उसकी बीवी बीमार थी और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने कंपनी से मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिर में उसने एहतिजाज किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और मुल्क बदर कर दिया गया। एक और मजदूर ने बताया कि जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो उन्हें अक्सर रात में भी काम करना पड़ता था। ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते थे। उन्हें कहा जाता था कि ये तुम्हारा फर्ज है, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। और वाकई बाहर हजारों लोग काम के इंतजार में थे। वॉइस न्यूज ने भी इस मौजू पर बहुत काम किया है। उन्होंने दुबई के लेबर कैंप्स में जाकर रिपोर्टिंग की। उन्होंने दिखाया कि किस तरह मजदूर जानवरों की तरह रहते हैं, किस तरह उनके साथ गैर इंसानी सलूक होता है। लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। लोग बुर्ज खलीफा की तस्वीरें खींच रहे हैं और उन मजदूरों को भूल रहे हैं।
ये सिर्फ बुर्ज खलीफा की बात नहीं है। दुबई की हर बड़ी इमारत, हर शॉपिंग मॉल, हर सड़क, हर पल उन मजदूरों की मेहनत से बना है। बुर्ज अरब होटल, दुबई मॉल, पाम जमेरा, ये सब कुछ उन लोगों ने बनाया जिन्हें आज कोई नहीं जानता। दुबई मेट्रो की तामीर के दौरान भी ऐसा ही हुआ। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, जमीन के नीचे सुरंगें खोदी, ऊपर पल बनाए, स्टेशन तामीर किए। लेकिन जब मेट्रो शुरू हुई तो सबने हुकूमत की तारीफ की। किसी ने उन मजदूरों को याद नहीं किया जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया था। दुबई में तामीरी काम कभी नहीं रुकता। हर वक्त कोई ना कोई नई इमारत बन रही होती है और हर नई इमारत के साथ नए मजदूर आते हैं। वो भी वैसे ही ख्वाब लेकर आते हैं जैसे पहले वाले आए थे, और उनके साथ भी वैसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मजदूर खुश है क्योंकि वो अपने मुल्क में भी गरीब थे, कम से कम यहां उन्हें कुछ तो मिल रहा है। लेकिन ये बात गलत है। हालात में काम करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हर इंसान को इज्जत और एहतराम का हक है। हर मेहनतकश को मुनासिब तनख्वाह, अच्छा रिहायशी माहौल और बुनियादी इंसानी हुकूक मिलने चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मुतअद्दिद बार दुबई और दीगर खलीजी ममालिक से कहा है कि वो अपने लेबर कवानीन बेहतर बनाए, मजदूरों के हुकूक की हिफाजत करें, कफाला सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म करें। लेकिन बहुत कम बेहतरी आई है। दुबई की हुकूमत ने कुछ इक़दामात जरूर किए हैं। उन्होंने वेज प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किया जिसके तहत तनख्वाहें बैंक के जरिए अदा की जाती है ताकि कंपनियां धोखा न दे सके। उन्होंने काम के औकात के कवानीन सख्त किए। उन्होंने कहा कि अब पासपोर्ट रखना गैर कानूनी है, लेकिन इन कवानीन को लागू करने में बहुत कमी है। तफ्तीश करने वाले अफसरान बहुत कम हैं। हजारों तामीराती जगहें हैं और चंद अफसरान, और जब अफसरान आते हैं तो कंपनियां पहले से तैयार होती हैं। वो मजदूरों को सिखा देती हैं कि क्या कहना है। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर सच बोला तो नौकरी चली जाएगी। बाज औकात कंपनियां मजदूरों को धोखा देने के लिए नए तरीके अपनाती है के तौर पर वो कागज पर अच्छी तनख्वाह लिखती हैं, लेकिन हकीकत में कम देती हैं। वो कहती है कि बाकी पैसे खाने, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट में कट गए, हालांकि ये चीजें कंपनी की जिम्मेदारी है। एक और मसला यह है कि मजदूरों को उनके हकूक का इल्म ही नहीं होता। वो पढ़े लिखे नहीं होते। इन्हें नहीं पता कि कानून क्या कहता है। इन्हें नहीं पता कि वो कहां शिकायत कर सकते हैं, और जब उन्हें पता भी चल जाए तो उनके पास वक्त नहीं होता। वो सुबह से शाम तक काम में मसरूफ रहते हैं। दुबई में मेहनतकश तबके की आवाज कोई नहीं सुनता। कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो उनके हकूक की लड़ाई लड़े। एहतजाज करना गैर कानूनी है। अगर कोई एहतजाज करे तो उसे जेल भेज दिया जाता है या मुल्क बदर कर दिया जाता है। तो ये लोग खामोश रहने पर मजबूर है। कुछ मजदूरों ने बहादुरी से अपनी आवाज उठाई। उनमें से कुछ ने रिपोर्टर से बात की। उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन उसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया, कुछ को धमकाया गया, कुछ को उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। अब सवाल यह है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जवाब आसान है, मुनाफा। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। अगर वो मजदूरों को अच्छी तनख्वाह दे, अच्छी रहाइश फराहम करे और उनके हकूक का ख्याल रखे तो उनका खर्च बढ़ जाएगा और मुनाफा कम हो जाएगा। तो वो सबसे कमजोर लोगों का इस्तेहसाल करती है। और हुकूमतें क्यों खामोश है? क्योंकि इन तामीराती कंपनियों के मालिकान बहुत ताकतवर है। वो सियासी राब्ते रखते हैं, उनकी लॉबीज है, और हुकूमतें भी चाहती हैं कि तामीरात जल्दी मुकम्मल हो ताकि दुबई की शान और शौकत बढ़ती रहे, ताकि मजीद सयाह आए, मजीद सरमायाकारी हो और मईशत तरक्की करे। इस सब में मजदूरों की कुर्बानियां नजरअंदाज कर दी जाती है। दुबई की मईशत का एक बड़ा हिस्सा तामीरात पर मुनहसिर है। हर साल अरबों डॉलर की इमारतें बनती हैं। ये इमारतें बेची जाती है या किराए पर दी जाती है। इससे बहुत बड़ी रकम कमाई जाती है।
अगर मजदूरों को मुनासिब तनख्वाह दी जाए तो ये मुनाफा कम हो जाए। इसलिए सिस्टम को जानबूझकर ऐसा रखा गया है कि मजदूरों का इस्तेहसाल होता रहे। दुबई एक्सपो 2020 में मुनक्किद होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए मुलतवी हो गया और 2021 में हुआ। इस एक्सपो की तैयारी के लिए भी हजारों मजदूरों ने काम किया। बहुत बड़े पवेलियंस बनाए गए, सड़कें बनाई गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया और इस दौरान भी मजदूरों के साथ वैसा ही सलूक हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक्सपो से पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एक्सपो की तामीरात में लगे मजदूरों के साथ इस्तेहसाल हो रहा है। उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनके काम के औकात बहुत ज्यादा है और उनकी रिहाइश के हालात नाकिस हैं। लेकिन एक्सपो के ऑर्गेनाइजर्स ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो तमाम कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, वहां भी ऐसा ही हुआ था। हजारों मजदूरों ने स्टेडियम बनाए, होटल बनाए, सड़कें बनाई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 6000 से ज्यादा मजदूर मरे। ये आदाद शुमार बहुत खौफनाक है, लेकिन दुनिया ने फुटबॉल देखा और इन मजदूरों को भूल गई। दुबई भी इसी रास्ते पर चल रहा है। यहां भी बड़े बड़े खेलों के इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ, हर किस्म के खेल। हर इवेंट के लिए नई सहूलियात बनाई जाती हैं और हर बार मजदूरों की मेहनत इस्तेमाल होती है। अब यह सवाल उठता है कि इस सूरत हाल को कैसे बदला जाए। सबसे पहले तो आलमी बरादरी को आवाज उठानी होगी। जिन मुल्कों से ये मजदूर जाते हैं उन मुल्कों की हुकूमतों को दबाव डालना होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन की हुकूमतों को अपने शहरियों के हुकूक की हिफाजत करनी होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये हुकूमतें भी कुछ नहीं करती, क्योंकि इन मजदूरों से जो रकम घर भेजी जाती है वो इन मुल्कों की मईशत का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में हर साल अरबों डॉलर बैरून मुल्क से आते हैं। ये रेमिटेंस कहलाती है। अगर ये रकम बंद हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा धचका लगेगा। इसीलिए हुकूमत खामोश रहती है। कुछ एनजीओज और इंसानी हकूक की तंजीमें काम कर रही हैं। वो मजदूरों की मेहनत की मदद करने की कोशिश करती है। वो उनके केसेस उठाती है, उन्हें कानूनी मशवरा देती है और उनके हकूक की लड़ाई लड़ती है। लेकिन ये तंजीमें बहुत कम है और उनके वसाइल महदूद है। वो हर किसी की मदद नहीं कर सकती। मीडिया का किरदार भी बहुत अहम है। जब भी कोई रिपोर्टर या अखबार इस मौजू पर काम करता है तो लोगों को पता चलता है, लोगों में शऊर आता है। लेकिन बहुत से मीडिया हाउसेस इस मौजू पर बात नहीं करते, क्योंकि दुबई से उनके तिजारती मफादात जुड़े हुए हैं। दुबई में उनके दफातर हैं, उनके इश्तहारात आते हैं। अगर वो मनफी खबरें चलाए तो उनके कारोबार को नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया ने इस मामले में कुछ मदद की है। अब लोग अपनी कहानियां खुद शेयर कर सकते हैं। मजदूर अपने तजुर्बात बयान कर सकते हैं, वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यह भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी को पता चल जाए तो वो सजा दे सकती है। कुछ मजदूरों ने YouTube चैनल्स बनाए हैं जहां वो दुबई में जिंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है। कुछ बहादुर लोग हैं जिन्होंने सच बताने की हिम्मत की। इनकी वजह से दुनिया को यह हकीकत पता चली। अब बात करते हैं इन लोगों की जो वापस अपने मुल्क आ गए। बहुत से मजदूर कई साल दुबई में काम करने के बाद वापस आते हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता। उन्होंने जो पैसे कमाए वो कर्जे उतारने में चले गए। उनकी सेहत खराब हो चुकी होती है। उनके जवान साल इस मेहनत में गुजर गए और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ मजदूर तो ऐसे भी हैं जो कभी वापस नहीं आ सके। वो दुबई में ही मर गए। उनकी लाशें घर भेजी गई। उनके खानदानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। बस एक लाश मिली और उनका सहारा छिन गया। एक कहानी है एक पाकिस्तानी मजदूर की जो कराची से था। उसका नाम रहीम था। वो 3 बच्चों का बाप था।
उसने दुबई जाने के लिए 5 लाख रुपए कर्ज लिया। उसे बताया गया कि उसे हर महीने 1500 दिरहम मिलेंगे, जो तकरीबन 1 लाख रुपए बनते हैं। रहीम ने सोचा कि 1 साल में वो अपना कर्ज उतार देगा और फिर पैसे बचाना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो दुबई पहुंचा तो उसे सिर्फ 900 दिरहम मिले। उसने एहतजाज किया, लेकिन उसे कहा गया कि बाकी पैसे रिहाइश और खाने में कट गए। रहीम ने 3 साल वहां काम किया। उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन तीसरे साल में तामीराती जगह पर उसके ऊपर सीमेंट का एक भारी बैग गिर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कंपनी ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन इलाज मुकम्मल होने से पहले ही उसे छुट्टी दे दी गई। उसे कहा गया कि अब तुम काम नहीं कर सकते तो तुम्हारी जरूरत नहीं। रहीम को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। आज रहीम बिस्तर पर पड़ा है। वो चल नहीं सकता। उसका कर्ज अभी तक बाकी है और उसके बच्चे तालीम से महरूम है। ये सिर्फ रहीम की कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं। हर कहानी दिल दहला देने वाली है। हर कहानी में एक खानदान की तबाही है। हर कहानी में टूटे हुए ख्वाब है। अब सोचे कि जब आप दुबई जाएं और बर्ज खलीफा देखें तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप सिर्फ उसकी खूबसूरती देखेंगे, या आप उन मजदूरों को भी याद करेंगे जिन्होंने उसे बनाया? सियाहत की सनत बहुत बड़ी है दुबई में। हर साल लाखों लोग आते हैं। वो शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटलों में ठहरते हैं। जो लोग काम करते हैं उनकी भी अपनी कहानियां हैं। वो भी गरीब मुल्कों से आए हैं। उनके साथ भी अक्सर नाइंसाफी होती है। होटलों में काम करने वाले, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, सफाई करने वाले, सबकी अपनी मुश्किलात है। उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। उनके काम के औकात बहुत लंबे हैं। उन्हें भी वैसे ही लेबर कैंप्स में रहना पड़ता है। दुबई की चमक दमक के पीछे ये तारीख सच्चाई है। और ये सिर्फ दुबई का मसला नहीं है, तमाम खलीजी ममालिक में यही सूरत हाल है। अबू ज़हबी, शारजा, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, हर जगह यही हो रहा है। सऊदी अरब में नियोम शहर बन रहा है। ये एक नया शहर है जो मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। 500 अरब डॉलर का मंसूबा है और इसकी तामीर में भी हजारों मजदूर लगे हुए हैं। उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। कतर में वर्ल्ड कप के लिए जो स्टेडियम बनाए गए वो अब खाली पड़े हैं। उनमें कोई मैच नहीं होता, लेकिन उनको बनाने में जो लोग मरे उनकी कुर्बानियां कोई याद नहीं करता। ये एक आलमी मसला है। गरीब ममालिक के लोग अमीर ममालिक में जाते हैं और वहां उनका इस्तेहसाल होता है। ये सिर्फ खलीज में नहीं होता, यूरोप में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, लेकिन खलीज में ये बहुत ज्यादा और खुले आम होता है। अब सवाल यह है कि हल क्या है? सबसे पहले तो कफाला सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको सख्ती से लागू करना होगा। मजदूरों को आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से नौकरी बदल सके। दूसरा, तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। कम से कम तनख्वाह मुकर्रर होनी चाहिए जो एक इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए काफी हो। ओवर टाइम के मुनासिब पैसे मिलने चाहिए। तीसरा, रिहाइश के हालात बेहतर होने चाहिए। लेबर कैंपस को बेहतर बनाना होगा। साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। हर कमरे में मुनासिब तादाद में लोग हो। ठंडक का इंतजाम हो। चौथा, तिबी सहूलियात बेहतर होनी चाहिए। हर मजदूर को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। काम की जगह पर हिफाजत के इक़दामात होने चाहिए। पांचवा, इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। अगर किसी मजदूर के साथ ज्यादती हो तो उसे आसानी से शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए और उसकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। छठा, मजदूरों को तालीम देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके क्या हुकूक है, कहां शिकायत करनी है, कैसे अपना दिफा करना है। सातवां, जो एजेंट्स लोगों को धोखा देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ममालिक की हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोगों को सही मालूमात मिले।
8वां, आलमी बरादरी को दबाव डालना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूएन और दीगर आलमी तंजीमों को सख्त मौकिफ अपनाना चाहिए। 9वां, मीडिया को इस मौजू पर मुसलसल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लोगों को शऊर देना चाहिए। 10वां, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब हम दुबई जाएं तो ये सोचें कि ये सब किसकी मेहनत से बना है। अगर हम वहां काम कर रहे हैं तो अपने साथी मजदूरों की मदद करें। दुबई एक खूबसूरत शहर है, वहां बहुत कुछ है देखने को, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस खूबसूरती के पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। कितने लोगों ने अपनी जवानियां, अपनी सेहत, बल्कि अपनी जानें तक दे दी। आज जब आप दुबई के बारे में सोचे तो सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं, उन मजदूरों को भी याद करें। जब आप दुबई मॉल में शॉपिंग करें तो उन लोगों को याद करें जिन्होंने इसे बनाया। मेट्रो में सफर करें तो उन मजदूरों को सलाम करें जिन्होंने दिन रात मेहनत की। ये कहानी सिर्फ दुबई की नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां गरीब लोगों का इस्तेसाल होता है। ये हमारी दुनिया की कहानी है जहां अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब। हमें यह सोचना होगा कि हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां कुछ लोग आसमान छूती इमारतों में रहे और दूसरे लोग जमीन पर सोए? क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मेहनत की कदर ना हो? हर इंसान बराबर है, हर इंसान को इज्जत और एहतराम का हक है। कोई शख्स सिर्फ इसलिए कम नहीं है कि वो गरीब है या मजदूर है। असल में ये मजदूर ही हैं जो दुनिया बनाते हैं। यही लोग इमारतें खड़ी करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं। दुबई की हकीकत यह है कि वहां दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया जो चमकती है, जिसमें रंग है, रोशनियां है, खुशियां है, और एक दुनिया जो छुपी हुई है, जिसमें तारीकी है, दर्द है, आंसू है। हमें दोनों दुनियाओं को देखना होगा। सिर्फ चमक दमक देखकर असल हकीकत से आंखें नहीं मोड़नी चाहिए। क्या है, तब्दीली मुमकिन है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मजदूरों को उनके हकूक मिल सकते हैं, उन्हें इंसाफ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, खामोश नहीं बैठना होगा। अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे बेपरवाह नहीं होना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की आवाज बने जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये हमारा फर्ज है कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ें। दुबई की चमक दमक हकीकत है, लेकिन इसके पीछे की तारीकी भी हकीकत है। दोनों हकीकतें हैं और हमें दोनों को तस्लीम करना होगा। शुक्रिया कि आपने ये कहानी सुनी। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। क्या आप इसे भूल जाएंगे या आप कुछ करेंगे? क्या आप दूसरों को बताएंगे? क्या आप आवाज उठाएंगे? फैसला आपका है।